अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीन म्यूटेशन के टॉपिक को। आज की इस वीडियो में हम जीन म्यूटेशन को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, साथ ही साथ इसकी डिटेल एग्जाम्पल को भी, जो 2 एग्जाम्पल हमारे कोर्स में शामिल हैं, सिकल सेल एनीमिया और साथ ही साथ फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। म्यूटेशन अकर इन अ स्पेसिफिक जीन एट अ स्पेसिफिक जीन कोड or the location of a gene change on chromosome, this type of mutation is called gene mutation। अब देखें भाई, हम क्रोमोसोमल एबरेशन के बाद अब हम आ गए हैं इसकी दूसरी टाइप जीन म्यूटेशन में। जीन म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन अकर इन अ स्पेसिफिक जीन। भाई क्रोमोसोम पे बहुत सारे छोटे छोटे जीन होते हैं ना, तो कह रहा है कि अगर एक स्पेसिफिक जीन जो है उसमें तब्दीली आ जाए एट अ स्पेसिफिक जीन कोड। अब देखो भाई, जीन कोड को थोड़ा मैं समझाता चलूँ कि भाई जैसे होता है ना हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस होती है ना, एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन। डीएनए में अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है थाइमीन, और अगर आरएनए में आ जाता है तो क्या होता है? यूरेसिल। आरएनए अगर होगा तो यूरेसिल होगा, डीएनए में थाइमीन होता है। तो एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, तो ये तीन तीन नाइट्रोजिनस बेसिस है ना, ये तीन तीन नाइट्रोजिनस बेसिस है, ये बनाते हैं जेनेटिक कोड। हर तीन तीन नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, वो आपस में एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ आपके बुक के चार्ट से मैं आपको समझाऊं कि यहाँ आपके पास बुक के अंदर ये जो पूरा चार्ट दिया हुआ है कि जो आरएनए है इसके ऊपर देखो ये जेनेटिक कोड है, ठीक है। अब देखो यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, ये जब भी होगा तो फिनाइल एलिनीन नाम का अमीनो एसिड बनेगा। यूरेसिल यूरेसिल साइटोसिन, जब भी होगा फिनाइल एलिनीन नाम का बनेगा। इसी तरीके से आपके पास यूरेसिल यूरेसिल और एडिनिन ल्यूसिन नाम का बनेगा। ये पूरा एक चार्ट है। मैं बाकायदा एक पूरा एक लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे याद किए जाते हैं, वो पूरा मैं आपको तरीका सिखा दूंगा, इस हवाले से परेशान मत होना। तो एडिनिन एडिनिन यूरेसिल, ये एस्पार्जिन नाम का अमीनो एसिड आता है। इसी तरीके से ग्वाइनिन एडिनिन यूरेसिल, एस्पार्टिक एसिड बनता है। एडिनिन ग्वाइनिन यूरेसिल, सीरीन बनता है। अब ये तीन तीन की कॉम्बिनेशन है ना। अब मान लो कि एडिनिन ग्वाइनिन और यूरेसिल, जहाँ सीरीन नाम का अमीनो एसिड आना था, लेकिन अब क्या आ गया? एडिनिन ग्वाइनिन और यूरेसिल की जगह एडिनिन आ गया फॉर एग्जाम्पल। तो अमीनो एसिड अब कौन सा आ जाएगा? आर्जिनिन आ जाएगा। तो अमीनो एसिड जिसको आना था अब वो नहीं आएगा, एक एबनॉर्मल अमीनो एसिड लगेगा। तो जिसकी वजह से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनना होगा वो प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो एबनॉर्मल प्रोटीन मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो इस तरह ये कह रहे हैं कि तीन तीन नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जो जुड़े हुए होते हैं ये मिलकर बनाते हैं जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड बनाते हैं, और अगर ये एक भी नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ आगे पीछे हो गया तो इसकी जगह पर जो अमीनो एसिड आना था वो अमीनो एसिड जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा, उसकी जगह कोई और अमीनो एसिड आ जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ अब जो है वो जीन म्यूटेशन की हम बात करने जा रहे हैं। तो जीन म्यूटेशन में हमने कहा म्यूटेशन अकर इन स्पेसिफिक जीन एंड स्पेसिफिक जीन कोड। जीन कोड क्या है? तीन तीन नाइट्रोजिनस बेस की कॉम्बिनेशन है। और द लोकेशन ऑफ अ जीन चेंज ऑन क्रोमोसोम, या ये जीन कोड जो है इसकी सीक्वेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन, उसे हम कहते हैं जीन म्यूटेशन कहते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इफ द चेंज अकर एट स्पेसिफिक जीन कोड, दिस टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। हमने कहा अगर ये जो जीन कोड है ना, उसकी जो स्पेसिफिक जीन कोड में जो तब्दीली आ जाती है, उसकी सीक्वेंस में तब्दीली आती है, उसे हम कहते हैं इस जीन म्यूटेशन की टाइप को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। द चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड जीन डेवलप चेंज द सीक्वेंस और टाइप ऑफ अमीनो एसिड। भाई जीन की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी तो अमीनो एसिड जो आना था वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ड्यू टू दीज चेंजेस इन अमीनो एसिड द नेचर ऑफ प्रोटीन ऑल्सो अल्टर। अब वो अमीनो एसिड सारे मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं ना, और जिस अमीनो एसिड को आना था वो नहीं आ रहा, कोई और आ रहा है, तो ओवरऑल पूरा प्रोटीन जो होगा उसमें तब्दीली आ जाएगी। इट में डेवलप नॉन फंक्शनल प्रोटीन और डिफरेंट प्रोटीन विच डेवलप न्यू कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म, जिसके नतीजे में क्या होगा? जिस प्रोटीन को बनना था वो प्रोटीन नहीं बन पाया, तो अब जो नया प्रोटीन बनना है वो नॉन फंक्शनल है। हो सकता है कि वो सही से काम ही ना करे, जिसको काम करना था वो तो बना नहीं, अमीनो एसिड ही चेंज है। और डिफरेंट प्रोटीन विच डेवलप न्यू कैरेक्टर, या जो वो नया तरह का प्रोटीन बनाया हो और उसको क्या होगा? वो नए तरह के कैरेक्टर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। अब इसके एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ जीन म्यूटेशन हमारे पास आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, और फिर हम बात करेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन इम्पेयरमेंट।
इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होगा। अफेक्टेड इंडिविजुअल कंटेन एरिथ्रोसाइट्स, यानी रेड ब्लड सेल की बात हो रही है, दैट अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन बिकम इलोंगेटेड एंड कर्व बिकॉज ऑफ द पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देखो भाई, इसमें हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा। और हीमोग्लोबिन आपको मालूम है कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर होता है। जब भी अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये रेड ब्लड सेल की पूरी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, कर्व हो जाती है, बिकॉज ऑफ द पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़कर बड़ा सा पॉलीमर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आपको बुक की डायग्राम से यहाँ समझाता हूँ। देखो यहाँ नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसमें देखो रेड ब्लड सेल क्या है, सर्कुलर हैं, बाइकॉनकेव शेप है, ये फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ते हैं। लेकिन जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी, ये बहुत सारे छोटे छोटे हीमोग्लोबिन आपस में क्या होगा, जुड़ गए, इनकी क्या होगी, पॉलीमराइजेशन होगी। पॉलीमराइजेशन होगी तो रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। रेड ब्लड सेल जो सर्कुलर बाइकॉनकेव थे, अब ये क्या हो चुके हैं, कर्व हो चुके हैं और सिकल शेप हो गए। सिकल शेप हो जाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, और ये इलास्टिक होते हैं, ब्लड वेसल से स्मूथली गुजरते हैं। लेकिन ये जो सिकल शेप वाले होंगे ये क्या होंगे, स्टिफ होंगे, हार्ड होंगे, और ये मुख्तलिफ जगहों पर क्या हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर फंस जाएंगे, और ये पूरी ब्लड सर्कुलेशन को क्या करेंगे, रुकावट का सबब बनेंगे। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल कंटेन इरेथ्रोसाइट्स, जिस शख्स के अंदर ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, दैट अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन की जब भी कमी होगी, बिकम इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड हो जाते हैं, कर्व शेप हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन की पॉलीमराइजेशन की वजह से हो रहा है। पैथोजेनेसिस की हम बात करेंगे, द नॉर्मल इंडिविजुअल हैज होमोजाइगस जीनोटाइप HbA। अब देखो नॉर्मल में क्या है, HbA इस तरह का जीनोटाइप होता है, वाइल द अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव होमोजाइगस जीनोटाइप HbS। जो एबनॉर्मल होगा उसके क्या होंगे, दोनों जीन खराब होंगे। नॉर्मल जीन क्या है, AA से हमने रिप्रेजेंट किया, एबनॉर्मल को हमने क्या किया, SS से शो किया। द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, जिसमें एक सही होगा और एक एबनॉर्मल होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस नॉर्मल कंडीशन है और होमोजाइगस एबनॉर्मल कंडीशन है। अब ये हेट्रोजाइगस में एक जीन नॉर्मल और एक क्या है, एबनॉर्मल है। डू नॉट सफर फ्रॉम दिस डिजीज बिकॉज ओवर हाफ ऑफ देयर हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल। हेट्रोजाइगस वाले में ये बीमारी जाहिर नहीं होती। देखो जेनेटिक्स का पूरा चैप्टर इसीलिए हम पहले पढ़ते हैं और क्रोमोसोम वाला बाद में पढ़ते हैं, ताकि आपको ये टर्म अच्छे से पता हो। तो यहाँ जिसका एक जीन सही होगा और एक खराब होगा तो उसमें कोई बीमारी नहीं आती, क्योंकि उसका जो वो आधे हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन होती है वो नॉर्मल होती है। सिम्टम्स की हम बात करते हैं, एट सीवियर स्टेज ऑफ अ सिकल सेल एनीमिया, पर्सन फील फटीग, पेन, फीवर, फास्ट हार्ट बीट, ब्रेथलेसनेस एंड डैमेज ऑफ वेरियस ऑर्गन। भाई अगर सिकल सेल एनीमिया की सीवियर स्टेज आ जाए, जिसमें बहुत सारे रेड ब्लड सेल कर्व शेप हो जाते हैं, तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार तैयार करेगा, दर्द उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा होगा, बुखार होगा, दिल की धड़कन बहुत तेज़ होगी, सांस लेने में मसला होगा, एंड डैमेज ऑफ वेरियस ऑर्गन, क्योंकि ये मुख्तलिफ ब्लड ऑर्गन्स में जा जाके ये वहाँ ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो कई ऑर्गन्स को जो है वो नुकसान पहुँचाएंगे। कॉज की बात करेंगे, द जेनेटिक कोड एट 6 पोजीशन फॉर ग्लूटामिक एसिड in beta chain of hemoglobin is replaced by genetic code of valine, develop sickle shaped RBCs due to this point mutation। अब कोर्स में यहाँ समझाता हूँ कि इसमें क्या कह रहा है कि मसला इसमें सारा ये था कि द जेनेटिक कोड एट 6 पोजीशन, छठी पोजीशन पर देखिए भाई क्या होता है कि जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनस बेस की कॉम्बिनेशन आ रही है ना, तो यहाँ कह रहा है कि 6 पोजीशन पर जहाँ ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, द जेनेटिक कोड एट 6 पोजीशन फॉर ग्लूटामिक एसिड इन बीटा हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन के अंदर 2 चेन होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन। अब जो वो टोटल 2 अल्फा और 2 बीटा होती है, टोटल 4 चेन होती है, ठीक है। तो बीटा चेन के अंदर जहाँ ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था इज रिप्लेस बाय जेनेटिक कोड ऑफ वेलिन, और वहाँ क्या हो गया, वेलिन हो गया। अब देखो भाई जेनेटिक कोड वाला मैंने चार्ट बताया ना, तो जहाँ इसको कहाँ आना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था, GAA होना चाहिए था, यानी ग्वाइनिन एडिनिन एडिनिन की सीक्वेंस होनी चाहिए थी, या ग्वाइनिन एडिनिन ग्वाइनिन होना चाहिए था। तो वो चेंज होकर उसकी जगह कौन सी सीक्वेंस बन जाती है, वेलिन की बन जाती है, वेलिन नाम का प्रोटीन। अब देखो वेलिन कहाँ पे है, ये वाला। तो ग्वाइनिन, देखिए यहाँ था, देखो कितना फर्क है मामूली सा। ग्वाइनिन एडिनिन था, तो ग्वाइनिन यूरेसिल हो जाता है, या ग्वाइनिन यूरेसिल ये हो जाता है, साइटोसिन हो जाता है, या ग्वाइनिन यूरेसिल एडिनिन हो जाता है, या ग्वाइनिन यूरेसिल ग्वाइनिन हो जाता है, वहाँ वेलिन आ जाता है। तो अब क्या हुआ, करीब करीब कहते हैं कि 300 अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड सिर्फ चेंज आ गया, जहां ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था वहां क्या आ गया, वेलिन आ गया। डेवलप सिकल शेप RBCs ड्यू टू दिस पॉइंट म्यूटेशन, जिसकी वजह से RBCs की शेप जो होती है वो सिकल शेप हो जाती है और पेशेंट के अंदर ये सारे सिम्टम्स आते हैं।
अब अफेक्ट ऑफ सिकल शेप आरबीसीज, सिकल शेप आरबीसीज क्या करेंगे, अभी डिस्कस किया। द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन सिकल शेप आरबीसीज लॉस ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, सो दीज सेल डिलीवर लेस ऑक्सीजन एंड एक्यूमुलेट इन ब्लड वेसल्स। अब ये जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है ना, इसकी ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग की जो एबिलिटी होती है वो नॉर्मल वाले से क्या होती है, कम होती है। लिहाजा ये रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कम डिलीवर करते हैं और ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट जमा भी हो जाते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एबनॉर्मल ब्लड निकाल के नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए। एनाल्जेसिक, क्योंकि पेशेंट को दर्द हो रहा होता है, पेन किलर देते हैं। यूज ऑफ हाई क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड इसमें ज़्यादा रखें क्योंकि खून जितना गाढ़ा होगा उसके जमने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बोन मेरो ट्रांसप्लांट इज अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। भाई इसका हल यही है कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट करो। बोन मेरो जहाँ से ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है ना, वहाँ एक नॉर्मल बंदे का जो है वो बोन मेरो लिया जाए, वहाँ रखा जाए ताकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या हो, प्रोड्यूस हो बोन मेरो, और ये भी यंग एज में पॉसिबल है। अब जो है वो दूसरे डिजीज की हम तरफ आते हैं, फिनाइलकीटोन्यूरिया, इनहेरिटेड डिसऑर्डर वेयर अ न्यू बॉर्न बेबी इज अनएबल टू कन्वर्ट फिनाइल एलिनिन अमाइनो एसिड इनटू टायरोसिन, कॉल्ड फिनाइलकीटोन्यूरिया। भाई फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो एक डिजीज है, इनहेरिटेड पैदाइशी जेनेटिकली बीमारी है। वेयर अ न्यू बॉर्न बेबी, जिसमें नया बच्चा जो होता है, पैदाइशी बच्चा, इज अनएबल टू कन्वर्ट फिनाइल एलिनिन। फिनाइल एलिनिन एक अमाइनो एसिड है, उस फिनाइल एलिनिन अमाइनो एसिड नॉर्मली किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन। फिनाइल एलिनिन नॉर्मली टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। लेकिन ये बच्चा वो होगा जिसमें फिनाइल एलिनिन अमाइनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट करने की सलाहियत मौजूद नहीं होगी। उस बीमारी को हम कहते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया। शॉर्ट में अगर कहूँ, ये वो बीमारी है जिसमें फिनाइल एलिनिन नाम का अमाइनो एसिड पैदाइशी बच्चा उसको टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता। मसला क्या है, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट द बेबी इज अनएबल टू सिंथेसाइज एन एंजाइम फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज। इसमें मसला ये है कि बेबी के अंदर जो है वो क्या है, अनएबल टू सिंथेसाइज। ये उस वजह से है कि बेबी जो है वो अनएबल टू सिंथेसाइज एन एंजाइम, एक एंजाइम नहीं बना पाते। उस एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम ये सही से नहीं बना पाता। द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम बिकम डिफेक्टेड ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। अब जीन जो होता है ना, जीन जो है वो एक एंजाइम बनाने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि आपको मालूम है जीन ही प्रोटीन बनाता है ना, और जीन अगर सही तरीके से प्रोटीन, और एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं, तो जीन सही से प्रोटीन नहीं बना रहा, यानी एंजाइम सही से नहीं बना रहा, जिसकी वजह से फिनाइल एलिनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब टायरोसिन में कन्वर्ट ना होने की वजह से मसला क्या आता है, देखें। This point mutation convert phenylalanine into phenyl ketone instead of tyrosine। अब क्या था, ये एंजाइम नहीं बन रहा, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन रहा, जो कि फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता। तो अब ये जो फिनाइल एलिनिन जो बच जाता है, ये जो कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है इंस्टीड ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन में कन्वर्ट होने के बजाय वो फिनाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, विच डैमेजेस द नर्वस सिस्टम। अब ये फिनाइल कीटोन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इट अपीयर्स इन होमोजाइगस रिसेसिव पर्सन। ये किस में होता है, होमोजाइगस रिसेसिव, यानी दोनों जीन खराब होंगे तो ये डिजीज जो होगी वो जाहिर होगी। अब इलाज क्या है, अवॉइड फिनाइल एलिनिन कंटेनिंग डाइट एट चाइल्डहुड एंड एट एडल्ट स्टेज, एंड स्पेशल मिल्क फॉर्मूला लोफिनेलेक इज अवेलेबल फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया इन्फेंट। अब देखो, बच्चों में अगर बचपन पहले से ही अगर डायग्नोसिस हो जाती है तो उनके लिए स्पेशल मिल्क फार्मूला जो है वो तैयार किया जाता है, और उसमें बच्चों को वो डाइट दी जाए जिसमें फिनाइल एलिनिन नाम का अमाइनो एसिड ना हो, और स्पेशल मिल्क फार्मूला उसको तैयार किया जाए, उससे देंगे तो क्या होगा कि फिनाइल कीटोन जमा नहीं होंगे। फिनाइल कीटोन जमा नहीं होंगे तो नर्वस सिस्टम को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ जाकर आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।